गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद कंफर्ट। और आज के वीडियो में हम यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये जो यथार्थवाद है, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है या अप्रोच है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे कि इसकी बेसिक असम्पशंस या अवधारणाएं क्या हैं और वेरियस जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो आपका यथार्थवाद है वो राज्य केंद्रित विचारधारा है। मतलब जो इसके केंद्र में है, जो सेंटर पे है वो राज्य है। और राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? राष्ट्रीय हित, ये रियलिटी है। तो जो यथार्थवाद है आपका, ये लिबरलिज्म, जो रियलिज्म है वो आपका लिबरलिज्म, जो आइडियलिज्म था उसके जस्ट अपोजिट है। जो आदर्शवादी थे, आदर्शवादियों के अनुसार क्या है? राजनीति में जो जो संघर्ष है, ये क्या है? ये बस कुछ समय के लिए है, इसे कॉपरेशन के थ्रू हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जबकि यथार्थवाद का क्या मानना है कि जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और जो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये राज्य का स्वयं का दायित्व है। अब ऐसी विचारधाराएं आती कहाँ से हैं? ऐसा कॉन्सेप्ट आया क्यों? तो इसको हम देखते हैं कि पहले जो पॉलिटिकल में आइडियोलॉजी आई इंटरनेशनल रिलेशन में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो आपका था लिबरल आइडियलिज्म, आदर्शवाद की भावना या आदर्शवाद की विचारधारा। ये ऑप्टिमिस्टिक इमेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन देते थे। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है बहुत ही गुड है, उस पर रीजन होता है, मतलब अपना अच्छा और बुरा समझता है, और यही चीज रिफ्लेक्ट होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से जो आदर्शवादियों की विचारधारा है उसको चैलेंज किया जाने लगा, उसका उसके अगेंस्ट में व्यूज देने दिए जाने लग गए। तो आप देखेंगे कि फिर वहीं से आदर जो आपका रियलिज्म है, जो आपका यथार्थवाद है, उसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे क्या इवेंट्स थे? तो जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, आपका जो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 आउटब्रेक हो गया था। तो रियलिस्ट कहते हैं कि जब कोऑपरेशन है, ह्यूमन बीइंग जो या मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, वो कोऑपरेट करना जानता है, तो फिर ये क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 हैपन क्यों हुआ? या लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ? तो यहाँ से ही आपकी पेसिमिस्टिक इमेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उभर कर आती है, जो फर्दर बेस बनाती है किसका? यथार्थवाद का। और इसके जो रूट्स आते हैं आपके, वो थुसिडाइड्स या मैकेवेली या हॉब्स के जो राइटिंग्स थी वहां से निकल कर आते हैं। और रियलिज्म में या यथार्थवाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके हंस जे मॉर्गन था और E.H. कार्ड ने किया था। तो अभी आपको समझ आया होगा कि यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंतरराष्ट्रीय में जो है यथार्थवाद में शक्ति, शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों का खंडन किया। अभी हमने देखा कि उन्होंने खंडन क्यों किया था, क्योंकि इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी, जैसे फेल ऑफ लीग ऑफ नेशन, इसके बाद से इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 का होना। तो ये ऐसी इवेंट्स थे जो आदर्शवादियों के द्वारा प्रेडिक्ट नहीं किए गए थे। तो ये घटनाओं के माध्यम से जो यथार्थवादी हैं उन्होंने आदर्शवादियों का खंडन किया कि इसका मतलब इंटर जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, ये क्या है? आपका कांस्टेंट वॉर रिप्रेजेंट करती है, राइट। और यहाँ पर देखेंगे कि आदर्शवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है, जबकि ऐसा नहीं था। आप देखेंगे कि स्ट्रगल फॉर पावर या जो पावर या शक्ति का संघर्ष है वो लगातार चलता रहा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र का प्रसार व अंतरराष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। ये किसने कहा था? आदर्शवादियों ने कहा। तो यथार्थवादियों का कहना था कि जो लीग ऑफ नेशन बनाया तो गया था, अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय विधि बनाई गई, लोकतंत्र का प्रसार किया गया, बट स्टिल संघर्षों का समाप्त नहीं हुए।
ये इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर टू। तो ये इस तरीके से जो ये आदर्शवादी का अप्रोच था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, उसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो प्रमुख यथार्थवादी विचारक कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं। बेसिक रूट्स मिलते हैं आपको कौटिल्य की विचारधारा में, थुसीडाइड्स की विचारधारा में। इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स है फेलोपिनियंस वॉर, फिर मैकेवेली, हॉब्स, रूसो एंड ईएच कार, मॉर्गन थाउ, इन सब के, आप जॉर्ज केनेन, ये सारे क्या है, स्कॉलर्स हैं जिनके थॉट्स पे या जो सपोर्ट करते हैं रियलिस्ट आइडियोलॉजी को, यथार्थवादी अवधारणा को। अब क्लासिकल यथार्थवाद क्या है, शास्त्रीय यथार्थवाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिकल रियलिज्म के बाद नियो रियलिज्म पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय यथार्थवाद के जो विचारधारा है वो मेन आपको मिलती है हंस जे मॉर्गेनथाउ की विचारधारा पे। तो इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स जो दिए हैं यथार्थवाद के, जो 6 मूल मान्यताएं दी हैं मॉर्गेनथाउ ने, उनको एक एक करके समझते हैं। ये 6 मान्यताओं को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में दिया है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो मॉर्गेनथाउ के ये प्रिंसिपल क्या है 6, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके बहुत ज़्यादा। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। पहला तो ये है। अब जो मनुष्य है उसका वस्तुनिष्ठ स्वभाव कैसा होता है, प्रभुत्व की लालसा, सीकर फॉर पावर, मतलब हमेशा पावर पावर डोमिनेंस, हेजेमनी, ये सब बनाए रखना चाहता है। तो जो मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव है, इस पर ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से बेस्ड है। तो मॉर्गेनथाउ के अनुसार मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला है। तो जब मनुष्य का स्वभाव ये है और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है वो भी तो मनुष्यों से ही मिलकर बना है, तो जब मनुष्य का स्वभाव यही है तो कलेक्टिवली स्टेट भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इसी स्वभाव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर जो राज्यों का स्वभाव होगा वो कैसा होगा, प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाले होंगे कि दूसरे स्टेट से ज्यादा हम पावरफुल बने रहें और उन पर डोमिनेट करें। अतः मानव स्वभाव सदैव दूसरों पर प्रभुत्व का प्रयास करेगा। ठीक है। इसी प्रभुत्व की लालसा में मानव का परस्पर संघर्ष देखा जाता है। तो जब प्रभुत्व की आकांक्षा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, संघर्ष हमेशा देखने को मिलेगा। मानव समाज, जो राज्य है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मानव समाज का ही संगठित रूप है। इसीलिए राष्ट्र राज्यों के मध्य सदैव संघर्ष देखा जाता है। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल कि मनुष्य, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल रूप है वो मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। और मनुष्य का वस्तुनिष्ठ स्वभाव हमने देख लिया वो क्या है, प्रभुत्व की आकांक्षा रखना। इसके बाद से दूसरा देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित है। तो दूसरा प्रिंसिपल है जो मॉर्गेनथाउ का, वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र क्या है, राष्ट्रीय हित। प्रत्येक राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाता है जिससे कि वो अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त कर सके या सुरक्षित कर सके। तो मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। अब मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो साधन और साध्य दोनों है। मतलब जो राज्य है इन अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स राजनीति में, वहां पर शक्ति को एक साधन मानते हैं कि दूसरे पर वो प्रभावशाली बने रहेंगे, और दूसरा उसको साध्य मतलब उसे प्राप्त भी करना चाहते हैं। सो पावर इज क्या है, मीन्स एंड एंड इन इटसेल्फ। शक्ति आपका साधन और साध्य दोनों है। आगे चलते हैं कि इनका थर्ड प्रिंसिपल क्या है मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद में, कि राष्ट्रीय हित है ये परिवर्तनशील होते हैं। जैसे जैसे देशकाल परिस्थितियां बनती जाती हैं वैसे वैसे राष्ट्रीय हित भी बदलते जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय हित स्टैटिक है।
तो आपके राष्ट्रीय हित जो नेशनल इंटरेस्ट है ये क्या है? डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। परिस्थितियाँ और कैसा देशकाल है इसके आधार पर हमारे राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। चौथा क्या है कि मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसका संचालन किससे होता है? शक्ति एवं राष्ट्रीय हित से। आपको पता होगा कि आदर्शवादी कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये आपकी यूनिवर्सल मोरालिटी या आपका नैतिकता से संचालित होती है। तो जो रियलिस्ट हैं या यथार्थवादी थिंकर हैं ये इसको रिजेक्ट करते हैं। मॉर्गेनथाउ अपने फोर्थ प्रिंसिपल में बात करते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसका संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, ना कि नैतिकता से। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रिंसिपल। इसके बाद से आप देखेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है। सो मॉर्गेनथाउ के अनुसार जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं वो सदैव विवेक से संचालित होते हैं, ना किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। तो मॉर्गेनथाउ कहते हैं अपने फिफ्थ प्रिंसिपल में कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रों के उद्देश्य होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या है? प्रॉपर कैलकुलेटेड होते हैं। वे विवेक या रीजन के माध्यम से सोचे समझे डिसीजंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये सदैव विवेक से संचालित होते हैं, ना कि मोरालिटी से। समझ आया आपको फिफ्थ प्रिंसिपल? इसके बाद आप देखेंगे कि जो मॉर्गेनथाउ का सिक्स प्रिंसिपल है ये कहता है कि राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया माना जाता है। अब ये स्वायत्त प्रक्रिया जो अपने आप से चलती है, क्यों? क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है, मतलब कोई भी केंद्रीय सत्ता न होने के कारण जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये क्या है? स्वायत्त प्रक्रिया है, एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है। हर राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो अपनी शक्ति में को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। तो संघर्ष क्या है? अनियंत्रित हो जाता है आपका। तो कुल मिलाकर छठवें प्रिंसिपल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय सत्ता का अभाव देखने को मिलता है और इस अभाव से ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ये एक स्वायत्त प्रक्रिया है। संघर्ष वहाँ पर लगातार बना रहता है और स्वयं की रक्षा करना राज्य का खुद का दायित्व होता है। तो ये हो गया इनके मॉर्गेनथाउ के प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स जो आपको लिखने के लिए हमेशा आते हैं। तो जो बेसिक थीम है वो मैंने बताया। पहला क्या है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वस्तुनिष्ठ स्वभाव है और ये स्वभाव रिप्रेजेंट करता है प्रभुत्व की आकांक्षा रखने का। दूसरा बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र क्या है? राष्ट्रीय हित। तीसरा है कि जो राष्ट्रीय हित है वो सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। चौथा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित न होकर शक्ति और राष्ट्रीय हित से संचालित होती है। पांचवा क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय सत्ता का अभाव है। हाँ, और ये पांचवा आपका है कि राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं वो सदैव विवेक से संचालित होते हैं, ना कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। तो ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स आपको भूलने नहीं चाहिए। अभी इन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इनकी आलोचना। जो ये आपके यथार्थवादी हैं, क्लासिकल यथार्थवादी बेसिकली हम पढ़ रहे थे। तो इनकी इनकी जो आलोचना करते हैं, जैसे कि स्टेनली हॉफमैन कहते हैं कि जो मॉर्गेनथाउ का यथार्थवाद है वो शक्ति अद्वैतवाद का विचार है, क्योंकि मॉर्गेनथाउ शक्ति को ही साधन और शक्ति को ही साध्य मानते हैं, है ना। और नेक्स्ट है कि मॉर्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का अध्ययन किया, जबकि वास्तविकता में सहयोग भी पाया जाता है। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ संघर्ष ही थोड़े ना है, वहाँ पर सहयोग की भावना पाई जाती है। आप देखेंगे इंडिया चाइना कुछ
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे ऐसी डायमेंशंस हैं जहाँ पर दोनों कोऑपरेट भी करते हैं और कहीं-कहीं पर कन्फ्रंटेशन भी होता है। तो ये इनकी आलोचना है। मॉर्गेनथाउ ने स्वयं शांति निर्मित करने के निम्नलिखित वर्णन किए। तो आप देखेंगे कि कहा जाता है कि जो मॉर्गेनथाउ हैं, उनके द्वारा शक्ति और विश्व सरकार द्वारा शांति के उपायों का व्यर्थ बताया गया और कूटनीति या जो डिप्लोमेसी है, उसके द्वारा शांति को उपयुक्त बताया गया। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि मॉर्गेनथाउ भी कहीं न कहीं तो शांति की बात करते हैं ना, और शांति तो आदर्शवादियों का उद्देश्य था। तो इसमें विरोधाभास पाया जा रहा है। इनका मानना है कि एक ओर मॉर्गेनथाउ संघर्ष को यथार्थवाद मानते हैं और दूसरी ओर शांति का वर्णन करते हैं, और ये शांति किसके थ्रू आती है? राजनय के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। तो ये विरोधाभास देखने को मिलता है इनके थॉट पे, ये क्रिटिक्स मानते हैं। तो ये हो गया क्लासिकल रियलिज्म का आपका क्रिटिसिज्म, जिसे हम कहेंगे आपके शास्त्रीय यथार्थवाद, या मॉर्गेनथाउ का क्रिटिसिज्म लिखने को आ जाता है आपको, तो भी आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म का दूसरा नाम इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोला जाता है, संरचनात्मक यथार्थवाद। तो संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद जो है आपका, इसका इसके मेन प्रतिपादक हैं केनेथ वॉल्ज, और इन्होंने अपनी रचना थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वेल एज मैन द स्टेट एंड वॉर में अपने इन विचारों को रखा है। संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद 1970 के दशक में पॉपुलर होता है, जिसमें इन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया। आप देखेंगे कि 1970 का वो दशक था जब व्यवहारवादी उपागम या व्यवस्था सिद्धांत ये प्रचलित हो रहे थे। तो व्यवहारवादी सिद्धांत जहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया, वस्तुनिष्ठता पे फोकस किया गया कि हमें फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर राजनीति का या पॉलिटिक्स का विश्लेषण होना चाहिए। व्यवस्था सिद्धांत में कहा गया कि राजनीति व्यवस्था को एक सिस्टम, एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए, जिस पे अदर जो डायमेंशंस हैं, जैसे सोशल डायमेंशंस हो गया, सामाजिक डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, ये भी प्रभाव डालते हैं। तो व्यवस्था सिद्धांत, इसके साथ साथ व्यवहारवादी उपागम, ये 1970 के दशक के दो महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी पड़ता है। तो यहीं से उभर कर आपका एक नई डायमेंशन आती है नव यथार्थवाद, जो यथार्थवाद में कुछ चेंजेस लाएगी, कुछ परिवर्तन लाएगी, जो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, कहाँ से प्रभावित होंगे? व्यवस्था सिद्धांत से, और साथ ही साथ आपके व्यवहारवादी उपागम से। समझ में आया कि नव यथार्थवाद की ज़रूरत क्या पड़ी और ये किस पर आधारित था। तो शुरू करते हैं नव यथार्थवाद का डिस्कशन। सो यथार्थवाद का विश्लेषण हमने देखा कि जो ये नव यथार्थवादी हैं या संरचनात्मक यथार्थवाद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है केनेथ वॉल्ज, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किसके आधार पर करते हैं? अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को विश्लेषित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति संरचना जो है वो अराजकतापूर्ण है। इसके पहले देखेंगे कि जो यथार्थवाद थे, जो क्लासिकल यथार्थवाद थे, शास्त्रीय यथार्थवाद, वो किसको यूनिट मानते थे एनालिसिस के? जो ह्यूमन नेचर था। बेसिक अजम्पशंस उनका क्या था कि ह्यूमन नेचर, मानव का स्वभाव कैसा है? वस्तुनिष्ठ है, और उसी के आधार पर उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राज्य हैं वो भी मनुष्यों का क्या है? एक कलेक्टिव बॉडी है। जबकि जो संरचनात्मक यथार्थवाद हैं, जो न्यू रियलिस्ट हैं या नव यथार्थवादी हैं, वो जो विश्लेषण की यूनिट रखते हैं, इकाई है, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संरचना। और इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संरचना क्या है? अराजकतापूर्ण है। अराजकता का मतलब यहाँ पे हिंसात्मक या ध्वंसात्मक नहीं होता है। अराजकता का मतलब होता है कि कोई केंद्रीय संस्था नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है जो
अंतरराष्ट्रीय राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। सीधा सा मतलब ये है। तो अभी आपको अराजकतापूर्ण जो स्थिति है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उसका मतलब समझ में आया होगा। अराजकतापूर्ण का मतलब है कि राष्ट्र राज्यों को व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो केनेथ वॉल्ज हैं, ये अपनी जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कल्पना को, हॉब्स का जो प्राकृतिक अव्यवस्था थी, उसके अत्यंत समीप आ जाते हैं, जहाँ पर निरंतर संघर्ष की अवस्था रहती है, जो स्टेट ऑफ नेचर है। इस प्रकार आप देखेंगे कि केनेथ वॉल्ज ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए भी संघर्ष मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या है, संघर्ष मानते हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रीय हित हैं वो कहाँ पर हैं, केंद्र पर हैं। गेटिंग इट? इस राष्ट्रीय हित का मूल बिंदु क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो केनेथ वॉल्ज कहते हैं कि हाँ, ये तो सही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति संघर्षपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रीय हित है वो भी महत्वपूर्ण है और केंद्र पे है। बट ये जो राष्ट्रीय हित का ये मतलब नहीं है कि पावर को गेन करना या शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय हित है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो केनेथ वॉल्ज के अनुसार ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। मूल प्रश्न यह होता है कि जो राष्ट्र हैं वो उनके लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सो अंतरराष्ट्रीय राजनीति बेसिकली नैतिकता या राष्ट्रीय विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती है। यहाँ पर ये मॉर्गेनथाउ से कुछ हद तक तो आपको देखेंगे कि सहमत हैं कि हाँ, अराजकता है या राष्ट्रीय हित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शक्ति महत्वपूर्ण है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, जो मॉर्गेनथाउ हैं या केनेथ वॉल्ज या कह सकते हैं कि शास्त्रीय यथार्थवाद या नव यथार्थवाद में, वो ये है कि मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि शक्ति ही साधन है और शक्ति ही साध्य है। दोनों ही मीन्स और एंड क्या है, शक्ति है या पावर है। जबकि नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी कहते हैं कि जो शक्ति है वो एक साधन है और राष्ट्रीय हित हमारे साध्य हैं। शक्ति को साधन और राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय सुरक्षा को साध्य माना है। उन्होंने मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संरचनात्मक विश्लेषण किया। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है। आप शास्त्रीय यथार्थवादियों को देखेंगे कि वो मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संरचनात्मक यथार्थवादी हैं या जो नव यथार्थवादी हैं, ये विश्लेषण करते हैं जो संरचनात्मक आधार हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की, उनको। तो नव यथार्थवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, जो न्यू रियलिज्म है उसको देखते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने जाना कि ये व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम से प्रभावित थे। तो व्यवहार आप देखेंगे कि यथार्थवाद का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूप से किया गया। नव यथार्थवाद आने के बाद जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसका विश्लेषण वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से किया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इन्होंने जो मतलब नव यथार्थवादी थे, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया, ना कि मानव स्वभाव पर। ये एक दूसरा अंतर, बड़ा अंतर आ जाता है। और इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकता पूर्ण है। नव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों से मिलकर बनती है। ये भी एक महत्वपूर्ण है। जबकि आप शास्त्रीय यथार्थवाद में देखेंगे कि शक्ति का अभिप्राय मूलतः सैन्य शक्ति देखा जाता है, जबकि ये कहते हैं कि शक्ति के कई तत्व होते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अंतर आता है वो ये है कि नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रकार्यात्मक रूप से समान होता है। वह छोटे या बड़े दोनों राज्य
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। तो नव यथार्थवादी फर्दर कहते हैं कि राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा, ये पावरफुल हो या कम पावरफुल, हमेशा वो अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि मोसाइमर हैं को नव यथार्थवाद को आक्रामक यथार्थवाद भी कहा गया। तो दो बेसिकली दो फर्दर आप जो नव यथार्थवाद है या जो संरचनात्मक यथार्थवाद है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मतलब आक्रामक यथार्थवाद एंड रक्षात्मक यथार्थवाद। जो आक्रामक यथार्थवाद है ये आपके जॉन मोसाइमर का है, और जो डिफेंसिव या रक्षात्मक यथार्थवाद है ये केनेथ वॉल्श का भी माना जाता है। मस्टन दोनों भी इससे रिलेटेड हैं। अब इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? मर्साइमर ने केनेथ वॉल्श के यथार्थवाद को रक्षात्मक या डिफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि केनेथ वॉल्श के अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा को में अधिक से अधिक वृद्धि करना था। जो केनेथ वॉल्श है उनके अनुसार राज्य द्वारा अत्यधिक शक्ति का संचय कर लेंगे, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो संभावित कर लेंगे। तो ये हो गया डिफेंसिव, मतलब अपना डिफेंस करना और अपना सुरक्षा रखना, इसके लिए शक्ति का की वृद्धि करना। जबकि जो ऑफेंसिव रियलिज्म है, जो आक्रामक यथार्थवाद है, जो जॉन मर्साइमर का माना जाता है, इसका राज्य का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना, ताकि अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो बेसिक अंतर दोनों में ये है कि डिफेंसिव रियलिज्म बात करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर की, जबकि जॉन मॉर्साइमर या ऑफेंसिव रियलिज्म बात करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, जिससे कि आप हेजेमनी को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। तो क्लासिकल रियलिज्म एज वेल एज न्यू रियलिज्म, ये हमारा आज का डिस्कशन था। होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा, और जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको भी आप कोट करेंगे, चाहे वो हम यथार्थवाद की बात कर रहे हों, जो शास्त्रीय यथार्थवाद, तो आप इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे डिवीजन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पहला क्या है, यथार्थवाद। इसको फिर दो भाग में ये डेवलप होता है। पहला है क्लासिकल रियलिज्म, जो है आपका शास्त्रीय यथार्थवाद। दूसरा है आपका नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म मतलब आपका नौ यथार्थवाद। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, मतलब संरचनात्मक यथार्थवाद। इसको फर्दर दो भाग में डेवलप हुआ है। एक है डिफेंसिव और एक है ऑफेंसिव। डिफेंसिव किसका है? केनेथ वॉल्श का। ऑफेंसिव किसका है? जॉन मर्साइमर का। तो इनमें ये आज हमने डिफरेंस देखे। इसके साथ साथ ही मॉर्गेनथाउ के हमने 6 प्रिंसिपल्स को भी देखा। तो मुझे लगता है कि आज को जो वीडियो है, अगर यथार्थवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको लिख पाने में सक्षम होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जिससे कि आपके डाउट की जो क्लियर है, मैं आपके डाउट को प्रॉपरली क्लियर कर सकूं। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, जो रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म का है। इसके इंग्लिश नोट्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश विल कम सून। तो आप देखेंगे, आप जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं हैं वो उसे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।